जब भी कभी स्कैम्स की बात होती है तो आपके दिमाग में हर्षद मेहता स्कैम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉपुलर वेब सीरीज़ बन चुकी है। बट एक और स्कैम के ऊपर वेब सीरीज़ बन गई है जो कि था स्टैम्प पेपर स्कैम, जिसको तेलगी स्कैम या स्कैम 2003 बहुत नामों से जाना जाता है। जहां हर्षद मेहता स्कैम सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का था, ये था 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा क्या था ये स्कैम, कैसे फाइंड आउट हुआ इस स्कैम के बारे में, और स्कैम फाइंड आउट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आई। और इसके ऊपर सोनी लिव पे वेब सीरीज़ भी आने वाली है। जिन्होंने स्कैम 1992 बनाया था उन्होंने स्कैम 2003 भी बनाया है। तो अगर आपने वो वेब सीरीज़ देख ली है या नहीं देखी, उससे कोई रिलेशन नहीं है। इसमें मैं आपको एकदम एक्चुअल स्टोरी बताऊंगा बिना किसी मसाले के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1, जिसमें मैं बताऊंगा कौन था अब्दुल करीम तेलगी। क्या था, ये 1961 में पैदा हुए थे और इनके फादर थे जो एक रेलवे एम्प्लॉय थे, और जल्दी ही इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो इनको अपने गुजारा करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल करने पड़ते थे। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया चले गए, वहाँ पे इन्होंने कुछ थोड़ा सा काम किया। वहाँ पे भी इन्होंने सीखा कैसे काउंटरफिट करते हैं चीज़ों को, जैसे कैसे चीज़ें नकली बनाते हैं। उसके बाद 7 साल बाद जब ये इंडिया आए वापस, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, यहाँ पे जो लेबरर्स थी उनका फेक पासपोर्ट, फेक वीज़ा सब कुछ बना के उन्हें गल्फ कंट्रीज भेजते थे। वहाँ पे उनको लेबर का काम दिलवाते थे और इसी तरह ये अपना धंधा चलाते थे। बट इनको क्या लगा कि यहाँ पे इतना पैसा नहीं है, कितने लोगों ने सऊदी जाना है, कितने लोगों ने गल्फ में जाना है। तो इसमें क्या है ना, मार्केट बहुत छोटी थी और प्रॉफिट भी कम था। तो इन्होंने क्या शुरू करी, और भी चीज़ें काउंटरफिट करनी शुरू कर दी, लाइक स्टैम्प पेपर, इंश्योरेंस पॉलिसीज, और बहुत सारे जो लीगल नोट्स होते थे जो गवर्नमेंट इशू करती थी, जिनको इजीली काउंटरफिट किया जा सकता था, तो वो भी उन्होंने शुरू कर दिया। 1992 में इन्होंने स्टैम्प पेपर काउंटरफिट करना शुरू कर दिया। तो इनका जो पूरा स्कैम था वो 15 स्टेट्स में फैला हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, अपने नीचे एजेंट्स रिक्रूट किए, कम से कम 300 एजेंट्स इनके अंडर काम करते थे। तो सबसे पहले समझते हैं, जो आपको समझने की जरूरत है ना, कि इस चैप्टर 2 में समझते हैं हम स्टैम्प पेपर होता क्या है। व्हाट इज स्टैम्प पेपर? स्टैम्प पेपर क्या होता है ना, एक स्टैम्प पेपर होता है क्या, एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसको रेवेन्यू स्टैम्प भी बोलते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये का स्टैम्प पेपर है तो उसकी वैल्यू 1,000 रुपये होगी। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये होगी। उसको गवर्न करता है स्टैम्प पेपर एक्ट 1899। इसके 2 टाइप के स्टैम्प पेपर्स होते हैं, एक तो जुडिशियल और एक नॉन जुडिशियल। कभी भी आपका कोर्ट में केस फंसता होगा तो आपको कहता है कि कुछ अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट कीजिए, कि आपकी जैसे केस की अमाउंट 5 लाख रुपये तो हमें 2.5 लाख रुपये जमा कर दीजिए यहाँ पे, तब तक केस का रिजल्ट नहीं आता। और कोर्ट है, कैश तो लेगा नहीं या डेबिट कार्ड स्वाइप तो करेगा नहीं, तो वो स्टैम्प पेपर अपने पास रखवाता है। एक होते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जैसे आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, सेल एग्रीमेंट बनवाना है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आपने बाय भी किया होगा। अगर आपको किसी का डे टू डे काम पड़ता होगा तो आपने एक स्टैम्प पेपर बाय किया होगा जिसके ऊपर लिखा होता है बड़ा 2,000 रुपये का स्टैम्प पेपर या 1,000 रुपये का स्टैम्प पेपर। तो वो होते हैं स्टैम्प पेपर, और ये अलग अलग डिनोमिनेशन में आते हैं, 10, 20, 100, 1,000, 2,000, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अमाउंट का स्टैम्प पेपर लगता है। अब पूरा घोटाला आपको बताता हूँ चैप्टर 3 में, स्टैम्प पेपर घोटाला, और यानी या तेलगी स्कैम बोले तो 1992 से शुरू हुआ था ये स्कैम। इसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट तो था कि फेक स्टैम्प पेपर बनाना या प्रिंट करना। दूसरा पार्ट था किसी जगह पे उसकी स्केर्सिटी मतलब बना देना, कि वो स्टैम्प पेपर मिलने कम हो जाए, ताकि ये अपने जो स्टैम्प पेपर है वो आसानी से बेच सके। पहला काम तो इसके हाथ में था कि प्रिंट निकालना है, 1-2 सेटिंग करी, प्रेस वालों के साथ सेटिंग करी, कुछ लोगों को अगर पैसे भी देने पड़े दिए, वो उसके हाथ में था। बट स्केर्सिटी कैसे करे मार्केट में, ऐसा तो नहीं कर सकता कि खुद ही खरीद ले सारे स्टैम्प पेपर। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करना शुरू कर दिया। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के ऑफिशियल्स को इन्होंने ब्राइब किया एक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, कि एक पर्टिकुलर मार्केट में कम कर दो स्टैम्प पेपर, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई ही ना करो, ताकि इनके जो काउंटरफिट स्टैम्प पेपर्स हैं वो धड़ल्ले से बिके। साथ ही साथ ये जो चिपकने वाली स्टैम्प पेपर होती है ना, वो भी उन्होंने करने लगी है, काउंटरफिट करते, ब्रोकर नोट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपके शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो तक भी काउंटरफिट करने शुरू कर दिए। कि जो भी पेपर पे चीज़ काउंटरफिट हो सकती थी वो इन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं था। और क्या था कि इन्होंने ऑफिशियल्स को ऑलरेडी इतना ब्राइब कर रखा था कि कोई पूरा नेटवर्क के साथ ये काम ऑपरेट करते थे। अब क्या हुआ, ये मतलब अनर्थ कैसे हुआ, मतलब कि अनर्थ बोले तो ये डिस्कवर कैसे हुआ स्कैम। तो क्या हुआ था कि अगस्त 2000 में बेंगलोर में 2 लोग एजेंट पकड़े गए इनके, ठीक है ना। उनके पास काउंटरफिट स्टैम्प थे, उनको इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने बोला कि ऐसे भूत भूत हैं। तो कुछ इलाकों में बेंगलोर में क्या किया, पुलिस ने छापेमारी करी और वहाँ पे 9 करोड़ रुपए के फर्जी स्टैम्प पेपर पाए गए। तब तेलगी का नाम आया कि हाँ भाई ये एक वन ऑफ द सस्पेक्टेड है। और इनको क्या लगा था कि ये एक छोटा मोटा प्लेयर है, जैसे बहुत बड़ा स्टैम्प घोटाला उसमें एक छोटा मोटा प्लेयर है और अब्सकॉन्ड है,
और जिनकी कार्रवाई की तो 1992 से लेकर 2002 तक ऑलरेडी इन पे मतलब लगभग 20-25 केस चल रहे थे। महाराष्ट्र में 15 चल रहे थे कम से कम केस, तो बहुत सारे केस इनके ऊपर चल रहे थे पहले से ही, बट वो छोटे मोटे थे जिनमें इनको बेल मिल चुकी थी या दफ़ा दफ़ा करवा दी थी, किसी को ब्राइब देगी या करे, बट ये पहले भी लाइमलाइट में आए थे, बट इतने बड़े स्केल पे अभी तक लाइमलाइट में नहीं आया था अब्दुल करीम तेलगी। तो अब क्या हुआ, जब ये पकड़ा गया लगभग नवंबर 2001 में पकड़ा गया अब्दुल करीम तेलगी, पुलिस को टिप मिली कि ये राजस्थान में कहीं है, वहाँ से उसको पकड़ लिया। तब भी उनको नहीं पता था भाई इसका यही मास्टरमाइंड है। इन्होंने पकड़ा इसलिए था कि ये छोटा मोटा प्लेयर है, इससे हम इससे पूछताछ करेंगे तो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, बट धीरे धीरे पता लगा तो यही मास्टरमाइंड था। और 2002 में एसआईटी की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि इसका इन्वॉल्वमेंट है, कोई और इन्वॉल्व नहीं था। बट अन्ना हजारे, जिनको आप जानते हो पॉपुलर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से, उन्होंने पीआईएल फाइल की कोर्ट में 2003 में कि जो ये एसआईटी की रिपोर्ट है ना, ये रबिश है, इसमें काफ़ी ऑफिशियल्स को बचाया गया है। बट बाद में जब कोर्ट ने कहा कि दोबारा इन्वेस्टिगेट करो, और इन्वेस्टिगेट करके क्या कि क्यों आपने कमियां छोड़ी है इन्वेस्टिगेशन में, तो दोबारा 2003 में जब आया पूरी एसआईटी की रिपोर्ट, तब पता लगा ये 30,000 करोड़ का स्कैम है ऑलरेडी। इसमें काफ़ी ऑफिशियल इन्वॉल्व है। एमएलए, तेलुगु देशम पार्टी के एक एमएलए था, कॉर्पोरेटर था आई थिंक समाजवादी पार्टी का, और भी बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स, कमिश्नर तक इन्वॉल्व थे इस पूरे घोटाले में। लगभग 40 से 45 लोग पकड़े गए, उनके खिलाफ जांच की गई और 2004 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी। उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी को जेल में डाल दिया गया इस स्कैम घोटाले के मास्टरमाइंड होने के आरोप में। अब अगले चैप्टर में बात चलते हैं और अब बात करते हैं कि क्या हुआ स्कैम के बाद, जब स्कैम डिस्कवर हुआ ये, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टरमैथ क्या था। तो उसके बाद सबसे पहले तो इनको जेल हुई, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जेल हुई। हमारे सिस्टम में लूप होल पता लगे कि कहाँ कहाँ लूप होल है, कितने, जैसे हर्षद मेहता के जब स्कैम हुआ था उसमें बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स के बारे में पता लगा। यहाँ पे हमारे रेगुलेटरी सिस्टम के में जो गैप है, डिजिटाइजेशन की कमी है, ये सब रिफॉर्म्स उसके बाद ही आए। अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की जेल हुई और 202 करोड़ रुपए का फाइन हुआ। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाली 120 करोड़ के टैक्स पेबल की अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ, जो उस वक्त में बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। और उसके बाद हमारे 2017 में अक्टूबर में इनकी डेथ हो गई अब्दुल करीम तेलगी की, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। उनको काफ़ी बीमारियां थी बहुत टाइम से, लगभग 15 साल जेल में बिताने के बाद उनकी डेथ हो गई जेल में ही। और माना जाता है कि अरेस्ट होने के बाद भी 2017 तक वो जेल से ऑपरेट करते थे। एक क्विंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उसमें पता लगा कि 3 से 4 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो इलीगली मोबाइल सप्लाई करते थे अब्दुल करीम तेलगी को जेल में, और वहीं से वो पूरा ये स्कैम चलाता था। इवन जेल में होने के बाद भी, इवन डिजिटाइजेशन होने के बाद भी ये स्कैम चल रहा था। आज की डेट में भी काफ़ी बड़े लेवल पे ये स्कैम चलता है, बट ऐसा नहीं है कोई मास्टरमाइंड है। बट यस, काउंटरफिट करेंसी हो जाए, काउंटरफिट स्टैम्प्स हो जाए, काउंटरफिट ब्रोकर नोट्स हो जाए या फॉरेन बिल्स हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ें काउंटरफिट आज की डेट पे भी होते हैं, उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी होती है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये जीरो हो चुका है ये सब, बट अभी भी जो भी चीज़ काउंटरफिट हो सकती है वो हो ही रही है। तो ये था पूरा स्कैम 2003, द तेलगी स्कैम या स्टैम्प पेपर घोटाला। अगर आपको कोई डाउट है इस स्कैम को लेके तो नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट ज़्यादा करेंगे तो एल्गोरिदम भी अच्छी रन करेगी और वीडियो ज़्यादा पॉपुलर होगी। लाइक भी जरूर कीजिए वीडियो को और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।